नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव। आप हैं हमारे साथ एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जो केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और आप लोग समझ रहे हैं कि इस समय हम लोग केमिस्ट्री के फाउंडेशन यानी ब्रिज कोर्स पर हम लोग बात कर रहे हैं। यानी केमिस्ट्री को हम शुरू करने से पहले हमको कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, ऐसे बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसी कड़ी में चर्चा करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स इन गिवन एटम, और साथ ही साथ किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये दो टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। यानी किसी भी परमाणु में कौन कौन से कण हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, दो बिंदु पर बात करेंगे। अपने सेशन पर में हम आगे बढ़े उससे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि ये जो आपको एक इमेज दिख रही है, ऐसे ही पीडीएफ आपकी वीडियो के लिंक में होगी, उसको आप वहां से डाउनलोड कर लें और आप अपने पास रखें। और साथ ही साथ एक पीरियोडिक टेबल भी आपके पास होनी चाहिए। इसको आप 2-4 बार आप उसे देख लें, और देखने के बाद में क्यों इसे बार बार देखने की जरूरत है, 2-4 बार क्या, ये तो केमिस्ट्री आप सीख रहे हैं, तो ये तो समझिए आपके जीवन की कड़ी है, यही आपकी पहली माला है, वर्णमाला है आपकी। और ये जो अल्फाबेट चार्ट है, इसको आप अच्छे से जानें। इसमें जो हम इस चार्ट को देखेंगे तो इसमें हमको एलिमेंट का नाम मिलेगा, उसका सिंबल मिलेगा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर मिलेगा। ऐसे कुछ टर्म्स हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इन सबको भी हम समझेंगे। और अगर हम इन सारी बातों को समझते हैं, ये जो आपकी लिस्ट है, इस लिस्ट को आप बढ़िया से जाकर के यू यानी जब आप लास्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा, और जब भी हम इस पर डिस्कस करेंगे, हाँ, तो यहाँ पर 2-3 चीजें आपको मिल रही होंगी। एटॉमिक नंबर दिख रहा होगा, साथ ही साथ आपको मिल रहा होगा मास नंबर। ये सभी, ये सारे टर्म्स को हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ इनको समझने की कोशिश भी हम लोग करेंगे। अब इस लिस्ट को आप अच्छे से देखिएगा, ये लिस्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए, ये लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको प्रिंट करा लीजिए और प्रिंट करा के अपने पास जरूर रखें। एक साइड में इसको और दूसरी साइड में ये टेबल आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, आज हम बात किस पर करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं एटम की फंडामेंटल पार्टिकल्स पर। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अपने खूब अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि जो एटम है, उस एटम को हम माने थे कि स्फेरिकल शेप, एक स्फीयर है, और उसके बीच वाला जो सेंट्रल पार्ट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके चारों ओर अनेक ऑर्बिट्स हैं, अनेक सर्कुलर पाथ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये जो आपका सेंट्रल पार्ट है, इसको आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और उसके बाहर डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं। ध्यान से देखें इस फिगर, ये जो आपका फिगर दिख रहा है स्फेरिकल शेप में, ये जो सेंट्रल पार्ट आपका है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस। और इसके बाहर का जो पार्ट है, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अगर इसे मुझे बोलना ही पड़े, क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस में आप धूमधाम से जानते हैं कि इसमें दो पार्टिकल होते हैं, एक तो आपका होता है प्रोटॉन और दूसरा आपका होता है न्यूट्रॉन। तो इस तरह से न्यूक्लियस में दो पार्टिकल मिलते हैं, और उसके बाहर जो सर्कुलर पाथ है, जो इलिप्टिकल पाथ है, इसमें कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम जान सकते हैं, और हमको बहुत पहले से अच्छे से बताया गया है कि एटम में 3 पार्टिकल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर ऐसा कोई चार्ज नहीं होता है। इस तरह से हम एटम को समझे, एटम की फीलिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक आप बॉल समझ लीजिए, एक आप फुटबॉल समझ लीजिए, एक स्फेरिकल शेप में, उसके सेंटर में जो छोटा सा स्फीयर है, जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, वो बहुत ही छोटा है, और उस सेंट्रल पार्ट को आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन,
इस पर चार्ज कौन सा है, प्लस। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज है नहीं, इसलिए ओवरऑल न्यूक्लियस पर चार्ज कौन सा होता है, प्लस। बाहर जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, जैसे कि हम इस फिगर में देख रहे हैं। आप बीच में देख रहे हैं कि ये आपका जो लाइट ग्रीन कलर में है प्लस चार्ज लगे प्रोटॉन है आपका, और जो ब्राउन कलर में है आपका क्या है, न्यूट्रॉन है। और इसके बाहर आप देख रहे हो कि डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये एटम का एक बेसिक स्ट्रक्चर। इस तरह से आपके अंदर अगर कोई अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप समझ लीजिए एटम में 3 पार्टिकल, अगर इनको भी 2 पार्ट में बांटे, एक तो सेंट्रल पार्ट है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके चारों तरफ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको हम बोलना चाहें तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये एटम है। अब जब हम किसी भी एटम में बात करें तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स का हम यूज करते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे किसी भी एटम में जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के नंबर को बताने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। अगर एक दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं, अभी आपने देखा ही होगा लिस्ट में, उस लिस्ट में आप देखेंगे तो आपको मिल रहा होगा एक वर्ड मास नंबर। क्या मिल रहा है, मास नंबर। मास नंबर का मतलब है उस एटम में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, यानी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास और मास नंबर, इन सब में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है जिसको हम आगे बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ चूंकि हमारे एक फंडामेंटल है, ये फाउंडेशन कोर्स है, इसलिए हम यहाँ पर बेसिक रूप से बात करेंगे। कम समय में इंपॉर्टेंट बात करते हुए चलेंगे, फिर इन पर हम डिटेल स्टडी चैप्टर वाइज हम आगे बहुत अच्छे से करेंगे। ये 2 टर्म्स हमको बहुत अच्छे से समझ लेना है, बहुत जरूरी है एक बात समझने के लिए। अभी हम आपको बोले हैं, फर्स्ट है आपका एटॉमिक नंबर और दूसरा है आपका मास नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब है प्रोटॉन की संख्या, मास नंबर का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। बार बार हम क्यों बोल रहे हैं, बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप सुनते सुनते ही आपके दिमाग में बस जाए, आप ये कतई मतलब ना सोचे कि वीडियो को लंबा करने के लिए बार बार बोला जा रहा है, आप इसे समझ लें। अब इसको हम यहाँ पर भी देख लिए, बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। ये देखिए ध्यान से, अगर आप इसे अच्छे से समझ पाए, बहुत जरूरी चीज हम लोग इस समय देख रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम किससे लिखते हैं, जेड। इंपॉर्टेंट बात, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ये कहाँ मिल रहा है आपको, न्यूक्लियस में। किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। अगर हम मास नंबर की बात करें तो अभी हम आपको बता चुके, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये दोनों कहाँ प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट। यहां से इसी को लाइन को अगर आप देखें ध्यान से, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट करने के लिए मास नंबर में से आप प्रोटॉन को आप हटा दीजिए। किसी भी एटम के लिए यहां पर बात देखिए, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप गलती मत करिए। किसी भी एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, इसकी संख्या बराबर होती है। याद रखें, किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन बराबर होते हैं, जो कि बराबर होता है एटॉमिक नंबर के, जिसे आप जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आयन की बात करें तो आप जानते हैं, जब कोई एटम या तो अपना इलेक्ट्रॉन वो रिमूव करे या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, इन दोनों सिचुएशन में इसके ऊपर अगर एक्सेप्ट करता है तो निगेटिव चार्ज एन आयन, और अगर आइस डोनेट करता है, लूज करता है, तो पॉजिटिव चार्ज कैट आयन। यानी जब भी ये आयन बनाएंगे तो आयन बनाने पर या तो ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे और या फिर ये एक्सेप्टेंस ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। इस एक्सेप्ट गेन और रिमूवल में इलेक्ट्रॉन की
को निकालने में और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इनके एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये सेम नहीं होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको याद रखना, अगर वो आयन है तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती है। हमने खूब आगे डिटेल किया था, क्योंकि कैटायन में इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम हो जाती है। एनायन में यानी ऋण आयन में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, प्रोटॉन की संख्या कम होती है। ये बेसिक टर्म्स है, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार आप वीडियो को वापस करके फिर से इसको आराम आराम से देख करके समझ जाइए, और फिर हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम आगे हैं, यहाँ बात हमारी हो रही है फंडामेंटल पार्टिकल इन कार्बाइड आयन। बहुत अच्छा, आप कार्बाइड आयन समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो लिस्ट देखिएगा। कार्बाइड आयन का फार्मूला है C-4, और अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का Z की वैल्यू है 6, कार्बन के लिए A की वैल्यू है 12, Z बोले तो एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12। अब यहां पर हम बात करें एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब इसके पास प्रोटॉन की संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, और मास नंबर क्या है 12। अगर यहां से मुझे न्यूट्रॉन की संख्या भी बताना हो तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। ऐसी सिचुएशन में 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन। अगर मैं बात करूं तो कार्बन में अगर हम बात करें, कार्बन एक एटॉमिक स्टेट में है तो 6 + 6 + 6 टोटल 18 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। किसमें? कार्बन एटम में। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, कार्बाइड आयन है, इसने निगेटिव चार्ज है 4, इट मींस इसने 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इसके पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, और टोटल वैल्यू आपको मिलेंगी 20। तो आप देख रहे हैं, ऐसे में आप दूसरा एग्जांपल्स भी ले लीजिएगा, आप आराम से देखिएगा, एटॉमिक नंबर लिस्ट से देख लीजिए, फिर आप काउंट कर लीजिए। ऐसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड में आप देख लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड 6 एंड 8, 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज यहाँ देखिएगा 6 + 7, और निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर भी देखोगे 7 + 7, देखिएगा बहुत अच्छे समझ जाएंगे। एल्युमिनियम +3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, बहुत अच्छे समझेंगे आप लोग, देखिएगा सॉल्व कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MnO4 में टोटल इलेक्ट्रॉन, Mn एटॉमिक नंबर 25, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 4 टाइम आया है, तो 8 × 4 प्लस -1 चार्ज, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप जोड़ दोगे तो टोटल आपके पास हो जाएगा 58 पार्टिकल्स। भाई यहाँ हो जाएगा 32 और फिर 57 + 1 58 पार्टिकल्स। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 58। आप इसको बहुत अच्छे से अब तक समझ गए होंगे। फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है वो इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको अभी तक जो बात कहे हैं वो समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं आप आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से उस लेक्चर को देखें, लिस्ट को आप लीजिए और इन बातों को समझते हुए आप आगे बढ़िए। लिस्ट में जो मास नंबर आपको मिलेगा थोड़ा डेसिमल पॉइंट में मिलेगा, लेकिन आप उसको एक राउंड फिगर में मान करके ही चले। ऐसा हम क्यों लेते हैं, वो हम मोल कॉन्सेप्ट यानी जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, वहां पर हम अच्छे से डील करेंगे। अगला जो हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए यहाँ पर आप कुछ एक स्टोरी आप समझ लीजिए। अगर आप स्टोरी को समझते हैं तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। जैसे कि आपका घर है, तो जब घर है तो आप घर में भी देखेंगे दो तरह से मेंबर होंगे। कुछ मेंबर हैं जो घर में आपको मिलेंगे, ज्यादातर घर में मिलेंगे या इंटरनल मामलों में, जैसे कि जितने भी आपके घर में मम्मी, चाची, दादी, नानी और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे। इसके अलावा आपके दादा, चाचा, पापा, बड़े भैया, ऐसे जो लोग हैं ये घर की सराउंडिंग में पाए जाएंगे। तो ये दादा, चाचा, इन सबको आप क्या मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर है, घूम रहे हैं,
ये सोसाइटी में भ्रमण करते रहते हैं। जो भी हमारा सोशल स्टेटस हमारे घर का इन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। और जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो मिल रहा है, जिसमें आपकी मम्मी, भाभी, दीदी, चाची, ये सब आपके, और साथ ही साथ जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब आपके न्यूक्लियर मेंबर हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो एटम है, उस एटम के सेंट्रल पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ये समझो घर के इंटरनल मेंबर है। और उसके बाहर डिफरेंट ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अब घूमता रहता है, क्या एक ही सर्कुलर ऑर्बिट है या ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट हैं? इन सबको समझाने के लिए हम डिटेल में जब पढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मॉडल, मॉडल्स ऑफ एटम, परमाणु मॉडल, जिसको समय समय पर तमाम तरह के वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बातें बताई है। थॉमसन ने बताया कुछ, फिर रदरफोर्ड ने कुछ कहा, फिर बोर ने कहा, सोमरफील्ड ने कहा, ऐसे तमाम साइंटिस्ट अपनी अपनी बात बताते हैं। हम इन मॉडल्स पर डिस्कस नहीं करेंगे, आपको बेसिक रूप से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बेसिक एक्सप्लेनेशन में आप इस बात को समझिए, ध्यान दें कि जब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, बेसिक हमारा सारा मामला इलेक्ट्रॉन पर है। जब हम बात कर रहे हैं कि भैया ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अब ज्यादा इस पर बात नहीं करना है। अब इसके बाहर अनेक सर्कुलर ऑर्बिट, अनेक सर्कुलर ऑर्बिट है। इन सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बार बार हम सर्कुलर कहते हैं, लेकिन ये सर्कुलर ना होकर के ये सब क्या है, इलिप्टिकल है। ये वृत्ताकार ना होकर के ये दीर्घ वृत्ताकार है। ये जो ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, हम अपनी सुविधा के लिए इन ऑर्बिट्स को हम क्या मान लें कि ये विलेज हैं। क्या है? विलेज है। विलेज हमने किसको माना? ये जिसको आप सर्कुलर ऑर्बिट जिसे आप बोलते हो ऑर्बिट, इनको हम सेल भी कहते हैं। हम जब और डिटेल में पढ़ते हैं तो इस सेल के अंदर भी, इस ऑर्बिट के अंदर भी कुछ सब ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं? कुछ सब ऑर्बिट होते हैं, जिसे हम सब सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? सब सेल कहते हैं। उपकोष आप खूब पढ़े होंगे, सेल के यल यम यन ओ ऐसा करके, लेकिन उपकोष की बात करें यस पी डी और एफ, ऐसे भी अलग अलग टाइप के उपकोष। इंपॉर्टेंट समझे, ये जो हमने विलेज कहा है, ये विलेज का मतलब सेल, कोष, ऑर्बिट। और जो एसपीडीएफ जिसे आपने सब सेल कहा है, ये समझो घर है, ये घर है। विलेज और घर का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। जिस तरह से विलेज के अंदर गांव, यानी विलेज का मतलब मोहल्ला, मोहल्ला के अंदर घर है, घर के अंदर कमरे हैं, और कमरे के अंदर गेस्ट हैं। ठीक इसी तरह से जिसे आप विलेज कहते हो, इसको हम कहते हैं सेल। हिंदी में क्या कहेंगे? कोष। जिसे हम हाउस कह रहे हैं, ये एक्चुअल में सब सेल है। जिसे हम क्या कहें? उपकोष। और जिसे आप रूम कहते हैं, वो एक्चुअली ऑर्बिटल है। हिंदी में बोलना चाहे तो ये कक्षक। और जिन्हें हम गेस्ट कह रहे हैं, ये हमारा प्यारा प्यारा इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन का क्या अरेंजमेंट है, कैसे इनका अरेंजमेंट है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस बात को समझाने के लिए, इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम अभी थोड़ी सी और चर्चा आपसे करेंगे।
वो थोड़ी सी चर्चा बहुत जरूरी है। अब आप ध्यान दें, जैसे ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये समझ लो कि हमारा पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ऐसे आप कहते जाते हैं। ये आपका के, यल, यम, एन, ओ। के पहली कक्षा, पहली कक्षा का मतलब पहला गांव, जिसको आप फर्स्ट सेल भी कहते हैं। यल का मतलब सेकंड सेल, यम का मतलब थर्ड सेल, एन का मतलब फोर्थ सेल, ओ का मतलब फिफ्थ सेल। बहुत अच्छे से समझे इसे, यानी ये आपके विलेज है। अब इसमें घर कितने कितने होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब बिल्कुल इसी क्रम में जो के है, यानी जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें एक घर है, दूसरे मोहल्ले में, दूसरे गांव में दो घर हैं, तीसरे मोहल्ले में तीन घर है, चौथे मोहल्ले में चार घर है, पांचवें में मोहल्ले में पांच घर है। ये हमने गलत कर दिया, ये आपका चार है, चार घर। बहुत अच्छे समझो, जिसे हम सेल कह रहे हैं, ये आपका सेल है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, और ये जो आपका सब सेल है। यानी बहुत अच्छे से भी समझना है तो सुनते रहिए। ये आपका कोश है और ये आपका उपकोष है। कोई दिक्कत? ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं कि भैया के यानी जो पहला गांव है, यानी के यानी फर्स्ट ऑर्बिट में एक सब सेल होता है, ये है कौन? ओनली यस। यहां पर दो होता है, तो यस एंड पी दोनों। यहां पर यस पी डी होता है। फोर्थ में यस पी डी एंड एफ। फिफ्थ की बात करें, अगर कंप्लीट भरेंगे तो यस पी डी एफ एंड जी। आपका काम इसी एस पी डी एफ में ही हो जाएगा। ये यस पी डी एफ, ये जो आप बार बार बोल रहे हैं, ये आपका क्या है? उपकोष है। यानी हम कहें के कोष में कितने उपकोष हैं? एक, जिसका नाम यस है। यल में कितने हैं? अगर इसको अच्छे से समझना हो तो एक बार फिर से इसको देखिए। अगर हम बात करें कि पहले कोष में केवल एक ही आएगा, जिसका नाम क्या है? यस। दूसरे वाले में, सेकंड सेल में दो आएंगे, यस और पी। तीसरे वाले में तीन आएंगे, यस पी एंड डी। चौथे में चार आएंगे, यस पी डी एंड एफ। पांचवे में यस पी डी एफ एंड जी। यहां तक तो आपको अभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है, इसे फिर से आप देखें और बहुत ध्यान से देखें। इसका मतलब ये जो हम पहली बार यस लिखे हैं, ये पहली सेल का है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? वन यस। सेकंड सेल में जब हम लिखते हैं तो दो बार लिखते हैं, यस एंड पी, तो ये आपका है टू यस, ये आपका है टू पी। तीसरे सेल में तीन आएंगे, थ्री यस, थ्री पी एंड थ्री डी। जो आपका चौथा, उसमें चार सब सेल आएंगे, जैसे आप क्या लिखोगे? फोर यस, फोर पी, फोर डी एंड फोर या। पांचवे में से फाइव एस, फाइव पी, फाइव डी, फाइव एफ और फाइव जी। काम आपका एफ तक से ही हो जाएगा, क्योंकि जी की जरूरत आगे चलकर पड़ेगी कभी इन फ्यूचर, जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 120 से ज्यादा होंगे, 121 से ज्यादा होंगे। आप हमारी बात अभी तक बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से ऐसे समझ चुके हैं जैसे हम जानते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज लगा। ये आपका पहला सेल है।
फिर ये आपका दूसरा सेल है, फिर ये आपका तीसरा है, फिर ये आपका चौथा है, ऐसे आगे चलता जा रहा है। अब पहले सेल को आप क्या बोलते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो पहले सेल को आप बोलते हैं के, इसको आप बोलते हैं यल, इसको आप बोलते हैं यम, इसको आप बोलते हैं यन, या इसको हम बोल दें ये हमारे लिए पहली कक्षा है, ये हमारे लिए दूसरी कक्षा है, ये हमारे लिए तीसरी कक्षा है, ये हमारे लिए चौथी कक्षा है। ऑर्बिट बोलो, सेल बोलो, कक्षा बोलो, कोर्स बोलो, एनर्जी लेवल बोलो, कुछ भी बोलो। हालांकि इन सारे टर्म्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, बोर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। बट यहाँ पर आप हमारी बात को अच्छे से कोरिलेट करें, यहाँ विलेज और रूम और हाउस या होम से ही कनेक्ट करें तो अच्छा रहेगा। अब जो हमारा के नाम का घर है, इसमें कितने, यानी के ये जो गांव है, ये जो आपका सेल है, बार बार जब आपको बताते हैं ये क्या है, सेल है। सेल बोले तो ये विलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये विलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस विलेज में कितने गांव, यानी इस गांव में कितने घर हैं? तो इसमें घर एक है जो आपका यस है, दूसरे वाले में दो हैं जो आपका यस है और पी है, तीसरे में क्या है, तीन, यस पी और डी। चौथे की बात करें तो चौथे में यस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। ऐसे और भी आगे चलेंगे उस हिसाब से होगा। कोई दिक्कत किसी को? अब जब हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं, फिर एक बात समझिए, ये जो हमारा यस है वो पहली सेल में मिल रहा है, दूसरी सेल में मिल रहा है, तीसरी सेल में मिल रहा है, चौथी सेल में मिल रहा है। तो इनको थोड़ा सा हम अलग करके क्लियर कर दें, यानी जब हम फर्स्ट टाइम लिख रहे होंगे तो ये हमारा 1 यस है, ये हमारा 2 यस है, 2 पी है। तीसरे में जब जाओगे तो तीसरे का यस, तीसरे का पी, तीसरे का डी। चौथे में जाओगे ये चौथे का यस, ये चौथे का पी, ये चौथे का डी, ये चौथे का एफ। ऐसे डट 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 आप आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत? अभी तक तो हम यहां तक पहुंच गए हैं कि हमारे पास गांव मिला, गांव के अंदर घर पहुंच गए, मोहल्ले में घर तक पहुंच गए, यानी सेल तो मुझे मिला और सेल के साथ साथ ये हमको सब सेल भी मिल रहे हैं। ये क्या है, सब सेल भी मिल रहा है। एसपी सब सेल ही तो है, ये सब सेल ही तो है, ये सब सेल ही तो है। अच्छा, जब हम इतना समझ चुके हैं तो मुझे जो एक्चुअली समझना है, जिसकी जिसको जानने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, वो आपको बहुत जरूरी है समझने के लिए। और उसको समझने के लिए हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे। आप कहोगे जुगाड़ क्या है? जुगाड़ ये ट्रिक है याद करने का। सब लोगों के पास अपना अपना ट्रिक है, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम जिस ट्रिक से बच्चों को समझाते हैं और हमारे हिसाब से ये थोड़ा ज्यादा ठीक है। बाकी जो भी आपको समझ में आए, जैसे भी आए, वो सीखना है भी लास्ट में सीखना। हम क्या लिख रहे हैं? पहले लिख रहे हैं यस और यस। यस यस क्या है? स्कूल एंड स्कूल। कैसा स्कूल होना चाहिए? स्कूल तमाम तरह से होते हैं, उसमें से हम बात कर रहे हैं कौन सा स्कूल? पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल में कौन सा पब्लिक स्कूल? तो हम मानकर चलते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और वो दिल्ली पब्लिक स्कूल भी कहाँ का? इंडिया का या फॉरेन का? तो हम मानकर चलते हैं फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो समझ में आया? नहीं, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना समझिए, पहले आप क्या लिखेंगे एक लाइन में? यस यस स्कूल स्कूल। सेकंड लाइन में पीएस पीएस पब्लिक स्कूल एंड पब्लिक स्कूल। अगली बार आप लिखेंगे डीपीएस डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर फोर्थ लाइन में आपका होगा एफ डीपीएस फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये सीक्वेंस आप लिख लिए।
बहुत अच्छी बात है, आप लिख लो। अब लिखने के बाद में अगला काम आपका शुरू होता है। अगला काम आपका है, ये जो हमारा यस है, ये पहली बार हमको यस मिला है, हाँ, इसको 1 कर दो। इसके बाद जहां जहां भी ऐसे क्रम से लिखते चले जाओ, तो आप आगे बढ़ो उसी लाइन में, ये दूसरा, फिर तीसरी लाइन में आओगे, ये तीसरा, और आगे बढ़ोगे ये चौथा, और आगे बढ़ोगे ये पांचवा, फिर आगे बढ़ोगे ये छठवां, और आगे बढ़ोगे ये सातवां, और फिर आगे बढ़ोगे तो ये आठवां। इस तरह से हमने यस को देखा, तो पहली लाइन से लेकर के चौथी लाइन को हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर तक दे दिया यस। कोई दिक्कत? अब हम सेकंड लाइन से शुरू करेंगे। अब सेकंड लाइन से शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ 2 से शुरू करेंगे, 2p। इसके बाद आपको अगला जो मिलेगा वो आपका होगा 3p, फिर उसके आगे मिलेगा वो 4p, फिर उसके आगे मिलेगा जो 5p, फिर आपको मिलेगा 6p, फिर अगली बार मिलेगा वो 7p। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद आप देखिए तीसरी लाइन से शुरू कर रहे हैं, डी आ रहा है 3d, आगे आप देखोगे फिर डी जहां मिल जाए 4d, फिर आपको मिलेगा 5d, फिर आपको मिलेगा 6d, फिर आपको कंप्लीट। चौथी लाइन की बात करो तो चौथी लाइन शुरू हो रही एफ से, तो ये आपका 4f, और ये आपका 5f। तो समझे आप? अगर आप ध्यान से देखें तो आप कुछ समझ रहे थे, कुछ सीख रहे थे, और ये जो कुछ भी आप सीख रहे थे बहुत जरूरी था। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे, आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पीछे कीजिए, या इस पूरी स्लाइड को एक बार आप फिर से देखिए, फिर आप आगे बढ़िए। और जब हम यहां तक पहुंच गए हैं, तो शायद हम कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो कहने की कोशिश है, उस कहने की कोशिश में हम देखें, इसको आप 1 बाय 1 आप लिखना शुरू कर दो। 1 बाय 1 आप इन्हें लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले आपको क्या मिला है? 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, फिर आपको मिलेगा 3s। आगे अब देख लो ना मेरी बात, 3p, बोलते जाइए 4s, फिर आगे क्या मिलेगा? 3d, फिर आपको मिलेगा 4p, फिर 5s, कोई दिक्कत? फिर 4d, फिर 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, ऐसे ऐसे ही आप भरते चले जाएंगे। नहीं समझ में आया हो तो हम आपके लिए अभी एक थोड़ी देर तक हम डिस्कशन आपके लिए और कर लेते हैं। और ये जो डिस्कशन है आपका, इसको हम अभी देखते हैं। और ये जो हमारा डिस्कशन है, उस पर थोड़ा सा हम और फोकस करेंगे। अब ये जो डिस्कशन है वो ये क्या है, अब जो कुछ भी है इस पर अभी हम चर्चा कर ले, अभी आपका समस्या खत्म हो जाएगी। परेशान ना हो, बिल्कुल। आप उस दिमाग लगाए, वही जो ट्रिक आपको बता रहे थे, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल। बस इसके बाद आपका नंबरिंग का काम शुरू हो जाएगा। पहली बार हम जहां लिख रहे हैं, ये आपका 1, फिर 2, फिर 3, जिस ऑर्बिटल के जिस लाइन में पहुंचो, जिस ऑर्बिटल के लिए लिया वहीं से आप आगे कंटिन्यू उस उपकोष को आप भरते चले जाओ। 4, 5s, 6s, 7s,
और फिर 8s। अब ये दूसरी लाइन है तो 2p, फिर आगे 3p, फिर 4p, फिर 5p, फिर 6p, फिर 7p, 3d, 4d, 5d, 6d, तो सॉरी 4f और 5f। कुछ नहीं, आप ऊपर से इनको 1 बाय 1 लिखना शुरू कर दीजिए और कुछ करने की काम जरूरत नहीं। 1s, उसके बाद फिर 2s, फिर उसके बाद 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s और 5f, 6d, 7p, डॉट डॉट डॉट। ये जो आपने सीक्वेंस लिखा है, ये सीक्वेंस लिखना आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, इसका क्या मतलब है, ये जवाब हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर में देंगे। बस यहाँ आप ये चाहे ट्रिक से समझ लो, चाहे जैसे समझो, ये सीक्वेंस आपको आना चाहिए। जैसा हम आपको स्कूल स्कूल बताएं इस तरीके से आपको आता है, या कोई दूसरा तरीका है जिसके माध्यम से आपको आता है, ये सीक्वेंस आना चाहिए। ये क्या सिखा रहे हो, ये क्या है, इसका भी जवाब डिटेल में हम आपको आगे देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। क्यों सिखा रहे हो, तो इस समय तो हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि हमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाना है। कैसे बनता है, तो अभी ये ट्रिक याद रखो, बाद में इसके पीछे एक रूल अप्लाई करेंगे n+l का, उसमें हम एनर्जी को आधार मान करके समझेंगे। वहां पर हम स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से भी सीक्वेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे, समझ गए। बट यहां पर आप ये समझ लीजिए कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है, इसलिए मुझे ये सीक्वेंस आना चाहिए। कैसे याद करना है, आपके पास अपना तरीका भी हो सकता है, मैं इस तरीके से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आपके पास इससे बेटर कोई तरीका हो आप सीखें। बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है, ये सीक्वेंस आपको आना चाहिए। अब देखो, एक बार फिर से हम इसे लिखते हैं, इस सीक्वेंस को हम एक बार नहीं, 2 4 10 बार, 20 बार, 50 बार लिखिए, जब तक ये आपके फिंगर टिप पर ना आ जाए। आप नाम ले तुरंत, अब ध्यान दें, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, ये 5p है, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। ये सीक्वेंस जब आपको आ गया तो दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आप समझे, जो हम आपको ये एस, पी, डी और एफ, ये हम आपको बता रहे थे, ये होम है, ये क्या है, ये घर है। अच्छा, अगर ये घर है तो इनमें कमरे भी होंगे, अगर घर है इनमें कुछ कमरे भी होंगे, यानी जिसे हम कमरा कहने की कोशिश कर रहे हैं, कमरा कह करके हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझो कि हम आपको आर्बिटल का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ केवल हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब मानकर चलो कि जो यस नाम का जो हमारा घर था, इसमें केवल एक ही कमरा है, पी में 3 कमरे हैं, डी में
5 कमरे हैं, सीक्वेंस आपके समझ में आ गया होगा, तो आप ये भी बता सकते हैं कि F में 7 कमरे हैं। इट मीन्स यस उपकोष में एक ऑर्बिटल यानी एक कक्षक, ऑर्बिटल बोले तो कक्षक, यस में एक कक्षक, पी में 3 कक्षक, डी में 5 कक्षक, एफ में 7 कक्षक। कक्षक का मतलब रूम, कमरा। अच्छा, तो आपको भी बताए थे विलेज, हाउस, रूम एंड गेस्ट, यानी ऑर्बिट जिसे आप सेल कहते हो, ऑर्बिट कहते हो, एनर्जी लेवल कहते हो, कोष कहते हो। उसके बाद आपका जो हाउस आता है दैट इज योर सब सेल यानी उपकोष। फिर उसके बाद होगा जो हमारा कमरा है दैट इज योर ऑर्बिटल, जिसे आप रूम कहते हो यानी हिंदी में कक्षक कहते हो। यहाँ तक का सफर पूरा किया। अब जब मुझे कमरे पता चल गए तो इसमें हमारे गेस्ट कितने आएंगे, तो एक बात याद रखिए, एक कमरे में आप अधिकतम 2 मेहमान रख सकते हो। अच्छा, इट मीन्स ये जो हमारे सब सेल हैं एसपीडीएफ, इनके पास कमरे जितने हैं, तो एक कमरे में 2, तो जितने भी कमरे होंगे उनका जस्ट डबल गेस्ट ये रख सकते हैं, यानी जस्ट डबल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यस में कमरों की संख्या 1, यानी इसके पास अधिकतम मेहमान कितने होंगे 2, यानी इसके पास अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 3 कक्षक, इसका मतलब इसके पास अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। डी में 10 कक्षक, 5 कक्षक, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। एफ में 7 कक्षक, यानी आप समझ चुके होंगे 14 इलेक्ट्रॉन। ये आप अभी यहाँ एज ए इंफॉर्मेशन आप जानते रहिए, डिटेल में हम लोग इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बिल्कुल गारंटी है 1 बाय 1 हम कॉन्सेप्टुअल वे में समझेंगे। और जब इतना समझ चुके तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यस के ऊपर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2, पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 6, डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 10, अधिकतम की बात, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल। एफ में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 14। अच्छा, अगर हम ये समझ गए तो आपने जान लिया कि किसी भी एटम में जो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स हैं उनके जो सब सेल है उनका क्रम तो ये है, सीरियल ये है, और किसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसकी जानकारी मुझे यहां मिल गई है। इसका मतलब अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए तैयार, और अगर हम लिखने के लिए तैयार हैं तो फिर अब हम आगे बढ़ चलते हैं, और अगर आगे बढ़ते हैं तो चलते हैं। Distribution of electrons into available orbital of an atom is called its electronic configuration. अच्छा, मुझे दो देखना है। इन्होंने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा भैया, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन तो हम भी सीख रहे हैं भैया, गांव में, घर में, कमरे में कैसा अरेंजमेंट होगा। इनटू अवेलेबल ऑर्बिटल्स, यानी जो भी हमारे पास उपलब्ध कमरे हैं, उपलब्ध ऑर्बिटल हैं किसी एटम के, इसी को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा बाबा, समझ लिए? आप समझ लिए तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, और वो लिखने की जो कोशिश कर रहे हैं वो हमारी कोशिश कुछ इस तरह से है। मेरे दोस्तों, ये जो सीक्वेंस हम आपको याद करा रहे थे स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल वाले कॉन्सेप्ट से, यहाँ पर हमने आपको समझाने की कोशिश करी है, यहाँ से हम इस सीक्वेंस को समझाने की कोशिश करी है। इसको आप दूसरे अन्य तरीके से भी हम इसे समझ सकते हैं, यह भी एक तरीका है। आपकी बुक में लगभग यही मिलेगा, आप इसको भी पढ़िए, और अगर ये भी समझ में आ जाए, यहाँ से आप ऐसे चलते जाओ, घूमते जाओ, यहाँ से आप शुरू करिए, आप यहाँ से आप शुरू करिए और आप चलना शुरू करिए, और जो जैसे जैसे मिलता जाएगा वही सीक्वेंस बनता चला जाएगा। यहाँ से भी आप इसे, बहुत प्यारा फिगर है, यहाँ से भी आप जान सकते हैं, लेकिन ये सीक्वेंस आपको बनाना आना चाहिए। ये आपको जो रेखा है अगर आता है तो अच्छी बात है, आप यहाँ से सीख लीजिए, नहीं तो हमारा स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली, पब्लिक स्कूल दिल्ली, पब्लिक स्कूल, अगर ये वाला नियम लगा लीजिए आपको याद हो जाएगा। और याद हो गया तो फिर हम अपना ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करेंगे। अब
बहुत अच्छा है। चलो मैं एक एक करके 2-4 एग्जांपल्स लेता हूँ। पहले मैं एक सिंपल सा ले लेता हूँ। चलो मैं हाइड्रोजन ही ले लूँ। क्या हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक आप देखोगे लिस्ट में तो एक, इट मीन्स इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन है तो पहली बार अगर हम भरें तो 1s, जिसमें यस में आप जानते हैं इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है 2, 1s2, यानी पहले ऑर्बिट में, यानी पहले सेल के यस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अरे भैया 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से? यस में तो एक ही एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक ही है। इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी समझो यस में हो तो सकते हैं अधिकतम एक, लेकिन मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। कोई दिक्कत? ऐसे हम और आगे बढ़ जाएं। चलो हम बात कर लेते हैं सोडियम की। सोडियम 11 भरो भैया। सबसे पहले आपका भरा जाता है, देखिएगा लिस्ट, वो जो सीक्वेंस है 1s2s वाला 1s। अच्छा, यस में 2 भरते हो, फिर उसके बाद क्या भरेंगे 2s, यस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2s के बाद में 2p जिसमें आप 6 इलेक्ट्रॉन भरते हो। फिर आपका आएगा 3s, 3s में वैसे भरोगे 2, लेकिन एक बार हम काउंट कर लेते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल जोड़ोगे 6 2 2 10 इलेक्ट्रॉन। 3s में अधिकतम होगा 2, जिसके हो जाएंगे 12 यानी 12 इलेक्ट्रॉन, बट मुझे चाहिए केवल 11। इसका मतलब 3s2 के बजाय हम यहाँ क्या लिख दें 3s1। बहुत अच्छा। ऐसे अगर हम देखें कुछ और ले लें, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ क्लोरीन 17। 17 का मतलब भरते जाओ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। यहाँ तक आप एक बार जोड़ो, हम तो झटके में लिखते चलेंगे, पता नहीं कितना हो गया, काउंट करो। 2, यहाँ से आओ, यहाँ 1s2, 2s2 यानी 2 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30, 3d तक हमारे हो गए 30 इलेक्ट्रॉन्स। 3d के बाद हमारा आपका आएगा 4p, 4p में होता है 6, तो टोटल हो जाएंगे 6 से बहुत दूर चलेंगे भाई। हमको तो केवल 17 ही चाहिए, यानी गुड। ओके, 2 2 4 6 10, 2 12, यहाँ पर हो गया 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। इट मीन्स आप इसे 5 करो, पीछे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इट मीन्स मेरा 3p5 पर ही 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। बहुत सही, वाओ। अब आप कुछ और भी लिखना चाहो तो लिख लो। यस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, ये भरना चाहो, और 1 बाई 1 आप ऑर्बिटल सीक्वेंस में लिखते जाओ, इलेक्ट्रॉन भरते जाओ। जिस समय आपके डिजायर्ड इलेक्ट्रॉन तक को नंबर पूरा हो जाए वहीं रोक दो, और इसी के साथ आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आप लिख लिया करेंगे। अगर ऐसा आपको आता है तो कहो तो हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। बहुत अच्छा। आप कहें और आपकी बात ना हो ऐसा तो हो नहीं पाएगा, इसलिए हम आपकी बात को बहुत जल्दी आगे बढ़ाएंगे। और अगर इस बात को हम आगे बढ़ाएं, आप ही सजेस्ट करो, तो आपने बता ही दिया मुझे, मैं लिख देता हूँ। किसका लिख दूं, किसका लिख दूं? चलो मैं लिख देता हूँ, बड़ा सा लिख लूं ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। टेल्यूरियम 52। 52, 52 भरते चलो इलेक्ट्रॉन भैया। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 4p6, 5s2, 4d10। हाई पी तो लिखते चले गए भैया, बहुत हो गया होंगे। गिनते हैं एक बार। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38 और 10 48। हमको चाहिए 4 और, यानी 5p6 करेंगे, पूरा भरेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। हमको केवल चाहिए 52 करने के लिए 4, तो हम 6 नहीं 5p
4, गुड। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे आ गया। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आ गया तो फिर मजे ही मजे हैं। आप अभी वीडियो रोकिए, आप ट्राई कर लीजिए। आपको हम दे रहे हैं बेरियम 56, आपको हम दे रहे हैं एटस्टीन 85, आपको हम दे रहे हैं Hg 80, आपको हम दे रहे हैं आयोडीन 53। ये 4 आप लिखिए तुरंत, और फिर उसके बाद अगर इतना समझ गए तो हम अपनी स्लाइड को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, फिर वहां डिस्कस करते हैं। ये क्या है? जब आप ये सीक्वेंस, जो सीक्वेंस आप अभी तक फॉलो कर रहे हो, ये आप अगर जान गए तो आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जिस नियम से लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं आफबाऊ प्रिंसिपल। याद रखना, ये कोई साइंटिस्ट नहीं है तो फिर सोच लो कि कोई आफबाऊ है, उन्होंने दिया है। इसका कुछ एक अपना नॉर्मल मतलब है, टू कॉन्स्ट्रक्ट। जब हम इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे तो मुझे जरूरत पड़ेगी कुछ उसके आगे समझने की, और वो जो हम समझेंगे स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमको कई जगह ऐसा मिलेगा कि जो अपने इस आफबाऊ प्रिंसिपल को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब वो जो चेंज होगा वो कॉपर के लिए वैलिड होगा, क्रोमियम के लिए वैलिड होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां के लिए ये आफबाऊ नियम ये एज इट इज कॉपी नहीं होगा। ये कॉपर हुआ, क्रोमियम हुआ, एजी, एयू, पीडी, ऐसे बहुत सारे हैं। अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो कुछ ऐसे स्टार लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वहां कुछ चेंज है। उस चेंज को आप एक्सेप्शन नाम ना दें। यहाँ पर भी हमने कुछ लिखा हाफ फिल्ड डी सबसेल ऐसा करके लिखा है, लिखे हम, वहां इसे आप एक्सेप्शन वर्ड मत दीजिए। वहां कुछ एनर्जी लेवल का मामला है, वहां कुछ स्टेबिलिटी का मामला है, और उस स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, डिटेल में। ये हम आपको क्यों सिखा दिए हैं? क्योंकि आगे आपके पास बहुत सारे प्रश्न थे, क्यों किस पर कितना प्लस लगता है, कितना माइनस लगता है, ये सब हम समझेंगे। थोड़ा मुझे एक बैलेंसी का एक क्राइटेरिया थोड़ा सा देना था, इसलिए हम आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझाएं। इसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो हम आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मतलब, जैसे मानकर चलो कि मेरे पास सोडियम है, सोडियम का नॉर्मल एटॉमिक नंबर क्या है 11, सोडियम एटम का। लेकिन हम देखें तो सोडियम आयन में Na प्लस हो गया, पॉजिटिव चार्ज लगा, इट मींस इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो नॉर्मली जब तक एटम था तब तक तो यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक्चुअली इसके पास केवल 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। O-2, O का एटॉमिक नंबर 8, क्योंकि -2 लगा हुआ है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, तो हो गया इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो अब आप समझ सकते हो 10 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, 1s2 2s2 2p6। तो ये आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये हमने केवल आफबाऊ को लेकर के बेसिक सा आपको फंडामेंटल आइडिया दिया है। इस पर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपने आगे वाले लेक्चर्स में। अब कुछ और भी समझना होता है। अब कुछ और क्या समझना होता है, अगर हम समझें तो अच्छा रहेगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं और फिर आप लोग अपने आप से समझने की कोशिश कीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5, हो गया आपका 35। ये हमने जो लिखा है ये आपका प्रिंसिपल के रिकॉर्डिंग है। इसमें और भी बहुत सारे हुंड्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बहुत कुछ पढ़ना है, बट इसके चक्कर में ना पड़ो। मैं जो बता रहा हूँ उतना उतना तक आप देखें।
आज हम लोग जो बतिया रहे हैं बस इस पर आप फोकस करें। अब ये तो हमने लिख दिया, बहुत अच्छा लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम थोड़ा सा करेंगे कि जो आगे 1 है, 1 नंबर के साथ में, जैसे 1, इसके साथ में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन टोटल को 1 लिख दें, एक साथ लिख दें। तो 1s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, 2। 2 की बात करूं तो सेकंड के यस में 2, सेकंड के पी में 6, टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 8। 3 में आ जाओ, 3 के यस में 2, 3 के पी में 6 और 3d में 10, तो 2 6 10, यानी इसके पास हो गया 18। चौथे की बात करो तो चौथे के यस में 2 और चौथे के पी में 5, टोटल हो गए 7। यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर हम इसको समझ पाते हैं तो ये आपका बोरबरी स्कीम है, ये आपका आफबाउ प्रिंसिपल है। तो हम इसको समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक तो एग्जांपल और लेकर के आप समझना चाहो समझ लो। जैसे हम और सिंपल सा ले लें, सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ध्यान दो, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2s में 2, 2p में 6, टोटल दूसरे में 8 और तीसरे में 1 p ऑर्बिटल, 3s1। इस तरह से 2 8 है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप दोनों तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लीजिए और इसकी तैयारी कर लीजिए, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और इसको समझने के बाद में ये नोटेशन ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से है। इसको अगर हम देखें तो थोड़ा सा शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड में, यानी थोड़ा डिटेल में लिखा है। इसको चाहेंगे तो हम इसे शॉर्ट कट भी कर लेते हैं, कुछ इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखते हुए। इस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये 2 एग्जाम्पल हैं, आप लोग इन्हें सॉल्व कीजिएगा। अब आपसे थोड़ी सी बात और करनी है। अभी तक जो हम ये 4-5 लेक्चर जो आपके लिए लेकर आए हैं, ये हमारा ब्रिज कोर्स था। ये हमारा क्या था? ब्रिज कोर्स था। ब्रिज कोर्स का मतलब हम केमिस्ट्री को लेकर के कुछ छोटी मोटी बातों पर चर्चा कर रहे थे, और वो चर्चा हम इसलिए कर रहे थे ताकि आप केमिस्ट्री को लेकर के आपके दिमाग में कुछ धीरे धीरे कुछ सुगबुगाहट शुरू हो जाए कि केमिस्ट्री क्या है। हम आपको केमिस्ट्री से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, और इसी जोड़ने की कड़ी में हम 3-4 वीडियो लेक्चर भी बनाए। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, आप लोगों ने बहुत प्यार से उसे पढ़ा और देखा। अब हमारे समझ में ये आ रहा है और हम समझते भी हैं कि अब धीरे धीरे हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाए, और टॉपिक पर आ जाए तो उस टॉपिक पर पहुंचने से पहले अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक छोटा सा वीडियो में और बनाऊंगा, नहीं तो मैं अब आगे टॉपिक पर आ जाऊंगा। और टॉपिक में हम पहले कोशिश करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के, और इसमें हम ये भी ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हमने जब सर्वे में देखा है बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास 11 के हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास 12 के हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे 9th और 10th के भी हैं। तो ये द विद्यांजलि प्लेटफॉर्म पर अब हम अगला कुछ ऐसी स्ट्रेटजी के साथ आएंगे जिससे हमारे 9 से लेकर के 12th तक के सारे बच्चों का भला हो, सारे बच्चों का बेनिफिट हो, क्योंकि 10 और 12 का तो बोर्ड एग्जाम भी है। इस बात को भी हम ध्यान में रखते हुए अगला कंटेंट या आगे आने वाले कंटेंट में इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे, और अब हम बोर्ड एग्जाम को भी ध्यान में रखेंगे, और साथ ही साथ उसमें हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और इसी के साथ आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को इस साथ शेयर करिए। आपको लग रहा है कि कोई जरूरतमंद और है जिसको समझ में आएगा, उसको भी आप शेयर करें। और आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो लाइक करें, अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करके आप कमेंट भी करें कि ये बात समझ में नहीं है या इसको इस तरह से नहीं इस तरह से बताया जाए। आप डिसलाइक भी खूब आराम से करिए, मौज के साथ करिए, और कमेंट भी करते रहें, जिससे हमारे में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता रहे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं सुनाए रहे, यमुना रहे। अब बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। आप सभी लोगों को सादर धन्यवाद।